एक गांव में रमेश और अनामिका एक दंपति रहते थे। रमेश की माँ शारदा घर की मुखिया थी। रमेश डेली मजदूरी का काम करता था और अपने परिवार को चलाता था। उनका परिवार बहुत गरीब था, जैसे तैसे बस चल रही थी। एक दिन शारदा कहती है, बेटा अनामिका, मेरी दवाइयाँ ले आओ, समय हो गया है, तुम देना भूल गई हो क्या? हाँ सासू माँ लाती हूँ, ये लीजिए, खा लीजिए। क्या अनामिका, तुमने मुझे 2 दवाइयाँ दी, आज कम दवाइयाँ क्यों दे रही हो? बाकी दवाइयाँ खत्म हो गई है सासू माँ, उन्होंने कहा शाम को ले आएंगे। हमारी कैसी जिंदगी हो गई है, बेचारा मेरा बेटा, उसकी भी क्या बुरी हालत है। मैं अगर काम कर रही होती तो कहीं काम करके पैसे ले आती। जो जमीन हमारे पास थी मेरे पति ने बेच दिया। उनकी मृत्यु के बाद और परिस्थिति खराब हो गई। मेरे बेटे की परिस्थिति अब देखा नहीं जाता, बहुत तकलीफ होती है बेटा। दुखी मत होइए सासू माँ, हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे माँ। ईश्वर जरूर हर किसी को अच्छा दिन दिखाते हैं। इस तरह शारदा और अनामिका बातें कर ही रहे थे, तभी रमेश आता है। रमेश बहुत दुखी होकर घर लौटता है। रमेश को देखकर शारदा थोड़ी चिंतित हो जाती है। अनामिका रमेश के लिए पानी ले आती है। रमेश पानी पीने के बाद भी मुंह लटका के बैठा रहता है। क्या हुआ जी, आप इस तरह से दुखी क्यों हैं? क्या हुआ, हमें बताइए ना। क्या बेटा, क्या हुआ है? माँ, आज मुझे कहीं काम नहीं मिला, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। आज सुबह से मैं काम ढूंढ रहा हूँ पर कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा है। सिर्फ मैं ही नहीं, किसी को भी वहाँ पे कोई काम नहीं मिला, इसीलिए मैं तुम्हारी दवाइयाँ भी नहीं ला पाया। मेरे जैसे बेवकूफ को माफ कर दो माँ, माफ कर दो। अरे बेटा, इतनी छोटी सी बात के लिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। मुझे क्या होगा, जब पैसे होंगे तब दवाइयाँ ले आना। बेटा अनामिका, बाबू को खाना दो। अनामिका रमेश को खाना परोस देती है। रमेश फिर भी ठीक से खाता नहीं है, वो बस अपनी गरीबी के बारे में सोचने लगता है। अजी, मैं आपसे एक बात कहना चाह रही थी। क्या अनामिका, क्या बात है? आप पिता बनने वाले हैं, मैं माँ बनने वाली हूँ। तुमने बहुत अच्छी खबर दी अनामिका। माँ, माँ, तुमने सुना? क्या बेटा, तुम दादी बनने वाली हो? माँ, मैं पिता बनने वाला हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, पर ऐसी परिस्थिति है कि मैं उसे उपहार भी नहीं दे सकता हूँ। हमारी ऐसी गरीबी, अपनी पत्नी को ना ही अच्छा खाना खिला सकता हूँ, ना ही उसे अस्पताल ले जा सकता हूँ। दुखी मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। मुझे देखने के लिए मेरे पिताजी आ रहे हैं, उनके लिए कुछ लाने की जरूरत नहीं, मैं उन्हें कुछ बना के खिला दूंगी। तुम्हारे पिताजी कब आ रहे हैं अनामिका? आज शाम को आएंगे वो, तब तक मैं उनके खाने के लिए कुछ बंदोबस्त कर दूंगी। रुको अनामिका, मैं बाहर जाके कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। वो टिफिन वाले भैया उधार में कुछ दे देंगे। क्या चाहती हो बताओ, मैं ले आऊंगा। अजी, मुझे पूरी खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है, मैं ले आता हूँ। ऐसा कहकर रमेश चला जाता है अनामिका के लिए खाना लाने। तब तक अनामिका के पिताजी रविंद्र आ जाते हैं। रविंद्र शरबत के व्यापारी थे। कई दिनों से उनका यह व्यापार था, इससे उन्होंने अच्छे पैसे कमा लिए थे। जैसे ही पता चला कि बेटी गर्भवती है, वो खाने के लिए फल, पकौड़ी, मिठाई, सारी चीजें लेकर यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आते ही उन्हें पता चल जाता है अनामिका की परिस्थिति के बारे में, पर अनामिका अपने पिताजी को इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा था। क्या हुआ जमाई राजा, बड़े पतले हो गए हैं? कहाँ पिताजी, मैं तो ठीक ही हूँ। भाई साहब, आपकी सेहत कैसी है? समय समय पे खाना खा रहे हैं ना? कोई परेशानी नहीं, सब ठीक है। मेरा शरबत का व्यापार अच्छा चल रहा है, इसीलिए अच्छी जिंदगी कट रही है। और बताइए पिताजी, सब ठीक ठाक है ना? हाल ही में मैंने तुम्हें बाजार में देखा था, तुम देखकर दुखी लग रहे थे। उस दिन मैं गांव में आया था कुछ काम के लिए, घर नहीं आ पाया, तब जाके मुझे तुम्हारी परिस्थिति के बारे में पता चला। कहाँ पिताजी, सब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी बातें और आंखें अलग अलग बात कह रही है, मैं समझ सकता हूँ, मैं सब अंदाजा लगा सकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ एक खुशखबरी देने। किस बारे में पिताजी? असल में मेरा एक दोस्त शरबत का सारा बर्तन बेच रहा है। मैंने उससे बात की है कि मैं वो सब खरीद लूंगा।
अगर तुम शरबत का व्यापार करते हो तुम्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा। अरे पिताजी, मुझे तो शरबत बनाना नहीं आता, क्या करूँगा मैं लेके? अरे बेटा तुम चिंता मत करो, बचपन से ही मेरी बेटी को शरबत बनाना अच्छे से आता है। क्या बेटा तुम शरबत बना लोगी ना? जरूर बनाऊंगी पिताजी। आप हमारे मुसीबतों के दिन में आके इस तरह से मदद कर रहे हैं हमें। आपकी इस सहायता के लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। पिताजी का मतलब नहीं कि वो मुसीबत में सहायता करे, वो मुसीबत आने ही नहीं देगा। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अब मैं चलता हूँ बेटा, देर हो गई है। ठीक है पिताजी, बहुत खुश हुआ मैं, अच्छे से जाइएगा। रविंद्र आके अपनी बेटी को शरबत बनाने के सारे बर्तन दे देते हैं। फिर गरीब बहू रानी शरबत का व्यापार शुरू कर देती है। रमेश अपनी पत्नी से शरबत बनाना सीख लेता है और उसकी काम में उसे वो मदद करने लगता है। कुछ ही दिनों में उन्हें अच्छा मुनाफा होने लगता है। अनामिका तरह तरह का शरबत बनाने लगती है और उस इलाके में प्रसिद्ध हो जाती है। उस इलाके में अनामिका का शरबत बहुत पॉपुलर हो जाता है। उसी के साथ साथ अनामिका अच्छे पैसे कमा लेती है अपने व्यापार से और उन पैसों से वो अपने घर की मरम्मत भी करवाती है। शारदा की वो चिकित्सा कराती है, क्योंकि वो गर्भवती थी तो वो भी अस्पताल जाके अपनी जांच कराती है। कुछ दिनों के बाद रमेश अनामिका को घर पे विश्राम करने को कहता है और खुद शरबत का व्यापार चलाता है। इस तरह वो परिवार बिना किसी परेशानी के खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है। एक गांव में अनामिका और रमेश एक दंपति रहते थे। उस गांव में रमेश की माँ शारदा का बहुत अच्छा नाम था। शारदा प्रतिदिन उस मंदिर में जाया करती थी और मंदिर की साफ सफाई करती थी। मंदिर में जो भी भक्तजन आया करते थे उन सभी से शारदा बहुत प्रेम भाव से बात करती थी। साथ ही साथ मंदिर के गाय बछड़ों का भी ख्याल रखती थी शारदा। इन सभी चीजों की वजह से गांव के लोग शारदा का बड़ा सम्मान किया करते थे। पर शारदा का परिवार बहुत गरीब परिवार था। उसका बेटा रमेश बहुत छोटा मोटा काम किया करता था और अपनी कमाई घर पर दे देता था। उन्हीं पैसों से अनामिका जाके सारी सामग्री ले आती थी और उससे खाना पकाया करती थी। तभी एक दिन शारदा अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा रमेश, शाम को जब घर आओगे तो मेरे लिए घी ले आना। क्यों माँ, आप प्रतिदिन मंदिर में घी से बनने वाले प्रसाद तो खाती है, फिर से मुझे क्यों घी लाने के लिए कह रही हो? मेरे लिए नहीं, मंदिर में गाय है ना, मैं चाहती हूँ तुम उसे घी से बना हुआ खीर खिलाओ, इसीलिए शाम को घी ले आना बेटा। यहाँ मर रहे हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और आप मुझे उस गाय के लिए घी लाने के लिए कह रही हैं। मैं नहीं ला सकता हूँ और ऊपर से उतने पैसे भी नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं सासू माँ, मैं पड़ोस की दुकान से उधार में ले आऊंगी। मैं बहुत खुश हुई बेटा। करो करो और सारा उधार मेरे सर पे लाके तुम दोनों खुश हो जाओ। सबकी समस्या समझनी चाहिए, पर मेरा यहाँ कोई ख्याल ही नहीं रखता। मेरी किस्मत ही ऐसी है, कोई मदद तक नहीं करता। अब मैंने ऐसा क्या कहा, तुम इतने दुखी हो गए? मुझसे बात मत करो माँ, तुम सास बहू मिलके कुछ महान काम करना चाहते हो ना, जाओ जाके करो, जो मर्जी है वो करो। ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। अनामिका पड़ोस की दुकान में जाती है और वहाँ से घी ले आती है। उस घी से खीर बना के शारदा मंदिर लेके जाती है। उस मंदिर के प्रांगण में गाय और उसका बछड़ा रहा करते थे। वो गाय गर्भवती थी, इसीलिए शारदा दूध से बना हुआ उसका पसंदीदा खीर बना के गाय और बछड़े के लिए ले आती है। शारदा का बना हुआ खीर देख के वो गाय बहुत खुश हो जाती है। गाय के साथ साथ उसका बछड़ा भी देखकर खुशी से झूमने लगता है। शारदा गाय को खीर खिलाने के बाद जब वापस जाने लगी तो तेज हवाएं चलने लगी और भारी बरसात भी शुरू हो गई। कीचड़ में अचानक से शारदा फिसल के गिर जाती है और वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। चलना भी मुश्किल था। जैसे तैसे वो घर पहुंचती है। शारदा को इस हालत में देख के अनामिका बहुत घबरा जाती है। अरे सासू माँ, ये सब आपके साथ अचानक कैसे हो गया? फिसल के गिर गई बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ ये सासू माँ, आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए तुरंत गर्म पानी लेके आती हूँ। अनामिका जल्दी से गर्म पानी लाके उनके पैरों को सेक देती है। बाद में वो अपनी सासू माँ को दवाइयाँ देती है और उन्हें विश्राम करने के लिए कहती है। शाम में जब रमेश घर लौटता है, अपनी माँ की पूरी कहानी सुन के वो दुखी हो जाता है। अब कितनी बार कहूँ माँ,
इस उम्र में मंदिर का ये सब काम तुम मत किया करो। मंदिर में बहुत लोग हैं जो कर सकते हैं ये काम, पर फिर भी तुम अपने शरीर को इस तरह से तकलीफ देती हो। आज के बाद मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, गई तो तुम्हें मेरी कसम। अरे रमेश, कैसी कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे नहीं बोलते। बस यही है, अब आगे कुछ मत बोलो। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना, हम उसमें कैसे भी चला लेंगे। कुछ खाना नहीं भी होगा तो मार पी के जिंदा रह सकते हैं। बस तुम कहीं मत जाओ और घर पे ही आराम करो। रमेश की ऐसी बातें सुन के शारदा दुखी हो जाती है। अनामिका सासू माँ की इस हालत को देखकर बहुत चिंतित होती है। इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। शारदा अब धीरे धीरे चलने लगती है। बस उसे एक ही बात की चिंता थी, वो थी मंदिर और मंदिर में रहने वाली वो गाय और बछड़ा। बेटा अनामिका, मैं खुश नहीं हूँ। वो बेचारी गाय और बछड़ा पता नहीं कैसे है। मैं ही थी जो उनका ख्याल रखती थी। बेचारे खा रहे हैं या नहीं पता नहीं, कोई उसे देखभाल कर रहा है कि नहीं, ये सोच सोच कर ही मन दुखी हो रहा है अनामिका। आप चिंता मत कीजिए सासू माँ, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो उनका ख्याल रखेंगे। उन्होंने ठीक ही कहा है, आपको इस हालत में मंदिर नहीं जाना चाहिए। अभी आपको विश्राम की जरूरत है, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। उसने कह दिया और मुझे कसम भी दिला दी, बेवकूफ कहीं का। वो समझ नहीं सकता मेरी तकलीफ। बेटा अनामिका, तुम मुझे सहायता करोगी? क्या सासू माँ, ऐसी क्या बात है जिसमें आपको मेरी मदद चाहिए? एक बार मंदिर जाके देखोगी वो गाय और बछड़ा क्या कर रहा है। बेचारी गाय गर्भवती है, इसीलिए तो मुझे इतनी चिंता सता रही है। अगर तुम जाके एक बार देखा होगी तो मुझे भी थोड़ा चैन मिल पाएगा। ठीक है सासू माँ, अभी जाके मैं देख कर आती हूँ, पर आप यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेंगी। मैं जब तक नहीं लौट के आती हूँ आप कहीं नहीं जाएंगी। उन्हें पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। ठीक है अनामिका, तुम जाके देख कर आके मुझे बताओ। सासू माँ के कहे मुताबिक अनामिका मंदिर में जाती है। वहाँ उसे वो गाय और बछड़ा कहीं नहीं दिखता। मंदिर के आसपास वो 2-3 लोगों से पूछती भी है, पर वो बताते हैं उन्होंने गाय और बछड़े को नहीं देखा। ऐसी बातें सुनने के बाद अनामिका घर की तरफ लौट आने लगती है। जब वो रास्ते से लौट के आ ही रही थी तो एक गाय की आवाज अनामिका को सुनाई देती है। गाय के चिल्लाने की आवाज सुन के अनामिका उसी तरफ चली जाती है। बछड़ा रेलवे ट्रैक के बीच में फंस गया था। गाय यही देखकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। जल्दी से अनामिका उस रेलवे ट्रैक के पास जाती है। वहाँ क्रॉसिंग पॉइंट के पास वो बछड़ा फंस गया था। अनामिका बहुत मुश्किल से उस बछड़े को निकालती है। जैसे ही वो उसे बचा लेती है, गर्भवती गाय ये देखकर बहुत खुश होती है। जल्दी से वो गाय अनामिका के पास जाके आभार व्यक्त करती है। तुरंत वो गाय सोने की गाय में बदल जाती है। उसके आंखों में आंसू आते हैं और वो आंसू सोने में बदल जाते हैं। वो सोना वो अनामिका को उपहार में देती है। अनामिका को सब बहुत अद्भुत लग रहा था। गाय ने जो सोने दिए थे वो लेकर वो घर लौट जाती है। सासू माँ शारदा को वो पूरी कहानी बताती है, अपने पति रमेश को भी बताती है। मैंने कहा था ना, ईश्वर हमेशा भला ही करते हैं। अब हम करोड़पति बन गए हैं, मेरी बहू की सहायता से और गाय के आशीर्वाद से। माफ कर देना माँ, इतने दिनों से मैंने एक भी बात नहीं सुनी आपकी। आज से आप रोज मंदिर जाके उस गाय की सेवा किया करो। मैं बहुत खुश हूँ। इन पैसों से हम अपने सारे उधार चुका देंगे और एक अच्छा घर भी बना सकते हैं। इस तरह अनामिका, शारदा और रमेश वो सोना बेच के करोड़पति बन जाते हैं। तब से वो हर दिन मंदिर जाके प्रार्थना करते हैं और उस गौ देवी की सेवा भी किया करते हैं। साथ ही खुशी खुशी जीवन बिताते हैं।